एनर्जी हमेशा रहे, जब जरूरत पड़े तो यूज हो सके। ये जनता सारी टेस्ट की तैयारी कर रही, कहाँ गायब है? कल टेस्ट है क्या? कल टेस्ट है आप लोग का? अच्छा, तो 850-900 नंबर तो ले ही आओगे। अच्छा, हाँ। कभी कभी तो हमें डर लगता है कि 2 दिन पढ़ के ये 650 आ रहे हैं, कहीं हफ्ते भर पढ़ लिया तो कहीं 9-2 1000 नंबर ना आ जाए। कि पता चला 1000 नंबर हो गए। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में ही निपट जाएंगे। आपके में केमिकल इक्विलिब्रियम चालू किया कि नहीं चालू किया? अभी चालू किया है। कुछ पढ़ाया? क्या पढ़ाया? हेडिंग बताओ। इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ा दिए सिर्फ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पढ़ाया ना। इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ाया। तो लेक्चर नंबर 2 हुआ कि 1? 2। अगली बार से ना ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन बैच दोनों बंद करा देंगे। भाई जब तुम इतना पैसा खर्च करते हो तो फिर ऑनलाइन देखते क्यों? या तो वही 3000 वाला बैच ले लो, फिर पैसे तो बचाओ। अब पैसे भी खर्च कर रहे हो और मक्कारी बस क्या है, सोते रह जाते हो और फिर वो 3000 वाले पे चले जाते हो, तो 70,000 रुपए बर्बादी हो गए ना। पूरा मिलेगा, जब रिकॉर्डिंग होगी नहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। तब क्या होता है, जैसे हम लोग थे तो हम लोगों का मन करे या ना करे, झक मार के आना पड़ता था कि यार यदि छूट गया ना तो करेंगे कैसे, एक कॉपी से दूसरी कॉपी में लिखेंगे तो समझ में तो आएगा नहीं। तो ये होता था भाई, क्लास में पहुंचना जरूरी है, चाहे क्लास में लिखो ना, मगर बैठ के किसी कोने में देख जरूर लो कि क्या चल रहा है। हल्की सी तबीयत भी खराब है तो कोई कोना पकड़ के आराम से देख लो धीरे धीरे कि क्या चल रहा है। तो हम लोगों को क्लास में जाने की इफिशियंसी और मतलब अटेंडेंस बहुत हाई रहती थी, मतलब 99% या 100% तक। यदि बीमार नहीं है तो गए क्लास में, क्योंकि जो छूटा वो नोट तो हो जाएगा, समझ में कैसे आएगा, प्रॉब्लम वहां थी। अब क्या है, अब तो पता है कि 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 लेक्चर। अब तो मान लो यूट्यूब भी, हमारे समय तो यूट्यूब भी नहीं थे ना, कि समझ में कहां से आएगा। 2 ही सोर्स थे, एक टीचर एक बुक। बुक से समझना टैलेंट का काम था, वो है नहीं, तो टीचर के सारे रहना पड़ता था। तो क्लास नहीं छूटती थी, कोचिंग की क्लास नहीं छूटती थी कभी भी, क्योंकि उसी से तो सारा काम चल रहा है। तो ये है, चाहे वो टेस्ट हो चाहे जो हो। और अभी जो है ना, किसी तरह का कोई लेक्चर ना मिल रहा हो। वैसे बहुत सारे बच्चे तो पहले ही फिजिकल केमिस्ट्री करके बैठे हैं, मुझे बहुत सारे बच्चे मिले हैं पिछले 1 महीने में जो पहले से करके बैठे हैं कि सर हमने पहले से ही कर लिया, क्योंकि पता चला कि कब आप आओगे, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ही चल रहा है, तो कब आओगे कब कराओगे, तो हमने पहले से सेफ्टी फॉर्म में कर लिया है। तो मैंने कहा चलो अच्छा। नहीं, अब तो शायद खत्म हो गया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, की अभी रह गया है? क्या रह गया, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? दोनों रह गए। क्या क्या रह गया ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में? अमाइंस चल रहा है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी किस चीज की? अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी अभी किसी की नहीं हुई है। टेस्ट, टेस्ट 3 पोर्शन है, टेस्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी और बायोमॉलिक्यूल। और ये इनऑर्गेनिक में पी, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस, 3। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर बचा हुआ, ईथर, फेनॉल और ईथर बचा हुआ, सिर्फ अल्कोहल हुआ है। ऐसे कैसे होगा? बैच कहाँ मर्ज हुआ है? तो तुम तो नीचे बैठते हो। अच्छा, पहले कभी हुआ होगा फ्यूचर में, पास्ट में। अच्छा, कोई क्लास मर्ज हुई होगी, हाँ। अच्छा देखो, पूरा चैप्टर
कोई भी चैप्टर में कुछ भी हेडिंग कभी छोड़ी नहीं जाएगी। चैप्टर खत्म तो इसका मतलब सारी हेडिंग खत्म, क्योंकि रायता फैलाने वाला कोई काम नहीं, क्योंकि एक बार छूट जाता है ना तो उसको कवर करना टफ होता है। टीचर का भी मन कम लगता है उसमें, बच्चे का भी कम लगता है। उस समय चल रहा है तो उस समय सब रिदम में खत्म हो जाता है, और पढ़ाना है ही है तो उसी समय लपेट के पढ़ाओ अपना, क्योंकि उस समय क्या है, अब तुम्हें फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। अच्छा भाई अल्कोहल ये होता है, तब फिनॉल में ये आएगा। अभी क्या है, अभी आप रिदम में हो, जैसे ही जरा सा बोलूंगा 2 बातें तुम्हें भी आती हैं, आराम से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी बनी पड़ी है। तो अब जैसे भाई फिनॉल है, ईथर है, तो फिनॉल ईथर को पढ़ाने में फिनॉल पढ़ाओगे, ठीक है, तो फिनॉल के पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएंगे, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आएंगे, फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि अल्कोहल एसिडिक नहीं है मगर फिनॉल एसिडिक है। फिनॉक्सी आयन बनता है, एथॉक्सी आयन नहीं बनता है। पानी में डालो एथॉक्सी आयन नहीं है, मगर पानी में डालो तो फिनॉक्सी आयन की इक्विलिब्रियम है ना, तो वहां पे एसिडिटी भी आएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी आएगी, सब तरह से लग के। फिर उस पे बॉइलिंग वाइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आएगी, और केमिकल प्रॉपर्टी में भी शायद एक नेम रिएक्शन भी है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, कोलवे है ना। हाँ तो टाइम लगेगा, मतलब 1-2 क्लास तो लग जाएगी। हाँ मगर हो जाएगा, आप कह रहे हो ना कि अभी चल रहा है, ठीक है। हाँ चलिए हम लोग अपने वाला का देखें, ठीक है। देखो आप लोगों को थर्मोडाइनमिक्स के एमपीएस आरपीएस डाल दिए थे, कर लो। मंडे आज जिनका केमिकल काइनेटिक्स कहीं से छूटा हो तो केमिकल काइनेटिक्स आज वाईटी पे कराऊंगा, 2 पार्ट में कराएंगे, आज का पार्ट कल का पार्ट, बस केमिकल काइनेटिक्स खत्म। वहां पे जो हाफ नीट की सीरीज चल रही है उसको हर चैप्टर में 2 पार्ट में खत्म करते हैं, 12th की चल रही है, और 12th मैं वैसे भी पढ़ा चुका हूँ। जिसको मन हो कि नहीं यार रिकॉर्डेड देख लूं, तो उद्देश्य सीरीज में भी 12th पढ़ा रखा है पूरा। उद्देश्य सीरीज में भी लिक्विड सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पूरा 12th खत्म है। ये तो नई सीरीज चल रही है, इसमें आज केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा और कल पढ़ाऊंगा, मतलब 2 दिन में चैप्टर खत्म होगा। और केमिकल काइनेटिक्स की प्रैक्टिस हम लोग मंडे को करेंगे ऐप पे, वही अपना 8 बजे से 11 बजे वाला शेड्यूल। केमिकल काइनेटिक्स आप अपना रिवाइज करके आधे घंटे 1 घंटे 15 मिनट 8 बजे जरूर पहुंचो। चाहे ये वाले में तो मान लो जिसको आता है तो देख के टाइम ना बर्बाद करे, जिसका कोई बैकलॉग है नहीं आता है तो करे, नहीं तो कोई देख के टाइम ना बर्बाद करे। थ्योरी बार बार देखने से कुछ नहीं होता है, थ्योरी एक बार देखी फिर कमियां ढूंढी, सिर्फ कमियां देखी और प्रैक्टिस ज्यादा की। थ्योरी बार बार देखने से कुछ नहीं होगा, वही लेवल मेंटेन रहेगा, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन हमें बताता है कि थ्योरी अप्लाई कैसे होती है, क्वेश्चन हमें बताता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तब दिमाग सही से खुलता है कि यार अच्छा ऐसे। नहीं तो थ्योरी अप्लाई करना, थ्योरी आ रही मगर अप्लाई करना नहीं सीख पाओगे, तो अप्लाई करना बहुत आना चाहिए। तो एक बार यदि आपने चैप्टर पढ़ लिया है, आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से कमियां पता चल जाएंगी कि अच्छा इस सब टॉपिक के तो क्वेश्चन मेरे बन ही नहीं रहे, इसका मतलब इस सब टॉपिक की कोई थ्योरी है जिसपे मिसिंग है, या कोई चीज हम कम समझ पाए हैं, जिस तरह से समझना चाहिए शायद उस तरह से समझ ही नहीं पाए। तो क्वेश्चन आपका पैरामीटर होता है, वो बताता है कि आप में कमियां कहाँ हैं, क्योंकि थ्योरी कमियां नहीं बता पाती है, थ्योरी बेस बना देती है एक। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायो में इसलिए कम कहता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन घूमेगा भी तो कितना घूमेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बायो में क्वेश्चन कम घूमता है, तो वहां यदि प्रैक्टिस किसी बच्चे ने कम भी कर रखी है तो कोई टेंशन नहीं, और वैसे वो कम भी करेगा तो ज्यादा होगी, क्योंकि बायो आप 2 घंटे भी प्रैक्टिस करोगे तो 300 क्वेश्चन कर ले जाओगे, या 200 तो कर ही ले जाओगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स में 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो 40 ही क्वेश्चन होंगे, तो बहुत करनी पड़ती है, टाइम ज्यादा देना पड़ता है। तो प्रैक्टिस जरूर करो, टाइम आ गया है कि प्रैक्टिस जरूर हो, रिवीजन जरूर करो। तो अभी रिवीजन मान लो कोई नहीं कर पा रहा तो कोई नहीं, अभी तो बहुत लंबा टाइम है, 2-4 दिन और इसी तरह काट ले, मगर प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा पेपर में क्वेश्चन आएगा कैसे, तुम उसको कर कैसे पाओगे। आना क्वेश्चन ही है, आना क्वेश्चन ही है। तो चलो अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ाई थी, हाँ इक्विलिब्रियम स्टेट के ग्राफ आप बना दिए है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, हाँ ये डिफाइन कर दिया था पूरा। अब देखो इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। देखिए आपने कहा जहां डेल्टा जी इक्वल टू 0 है वहां इक्विलिब्रियम है, लोगों ने कहा ठीक है। तो लोगों ने कहा कि यार ये डेल्टा जी इक्वल टू 0 है वहां पे इक्विलिब्रियम है, तो
इक्विलिब्रियम को आप डिफाइन क्यों कर रहे हो? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? पूरी रिएक्शन में इतनी बड़ी रिएक्शन है, उसमें कई जगह पे डेल्टा जी निगेटिव हुआ, कई जगह पे पॉजिटिव हुआ, तुम जीरो वाले को ही पकड़ के क्यों बैठे हो? पॉजिटिव डिफाइन नहीं कर रहे हो, निगेटिव नहीं डिफाइन कर रहे हो, और जीरो पे पूरा एक चैप्टर बना दिया है तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उन्होंने कहा जीरो पे इसलिए हम बैठे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि अब रिएक्शन जाएगी कहाँ। तो पता निकालने के कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, कुछ पैरामीटर सीखने पड़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। डेल्टा जी निगेटिव तो हमें पता है ना कि आगे जा रही है, डेल्टा जी पॉजिटिव तो हमें पता है रिएक्शन पीछे जा रही है। मगर जब डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो वो जीरो पॉजिटिव की ओर या निगेटिव की ओर कहीं तो जाएगा, तो हम कैसे पता लगाएंगे किधर जाएगा? इसलिए इस पर पूरा चैप्टर है कि नहीं यार, इसको पढ़ना पड़ेगा कि आगे क्या होगा। इसीलिए देखो सारा ग्राफ आधा बना है, जीरो से इक्विलिब्रियम तक का बना है, इक्विलिब्रियम के आगे का ग्राफ ही नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के आगे कहीं भी जा सकता है, तो पता ही नहीं है कहां जाएगा। तो अब इस चैप्टर में बस यही सीखना है। तो उसी के लिए एक इक्वेशन आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, इसके बारे में डिटेल देते हो और समझाते हैं। देखिए, हम यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो मैंने कहा यार एक इक्वेशन हम लोगों ने लिखी, ये हमारी एक इक्वेशन है, Na रिवर्सेबल N2B, ये एक इक्वेशन है, ठीक। अब इसका क्या आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखो। तो जब हम किसी का रेट लिखते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में बताया है रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर, है ना, एन। तो भाई मैंने लिखा रेट कांस्टेंट, आगे वाली रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट, ए से बी रिएक्शन है। अब इसका रिएक्टेंट कौन है, ए। अब इसका पावर कौन है, N1। अब आपने पावर को ऊपर डाल दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। नहीं तो वहां चिल्ला चिल्ला के बताया है कि पावर ऑर्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और तुम धड़ाधड़ चिपका रहे हो, कॉफिशिएंट को सीधा पावर बना रहे हो। ऐसा पॉसिबल कैसे? रोने धोने नहीं लगेगा केमिकल काइनेटिक्स वाला, है ना। इसका मतलब ये सारी एलिमेंट्री रिएक्शन मान के चल रहा है, नहीं तो ये कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, है ना। तो ये इक्वेशन क्लियर है। अच्छा, अब बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट लिखा, ए से बी एक अलग रिएक्शन है, बी से एक अलग रिएक्शन है, सेम रिएक्शन तो नहीं है, तो इसलिए एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बी। और इस रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है, बी, क्योंकि बी से ए आ रहे हो, और पावर N2। अब जब इक्विलिब्रियम आई, अरे भाई कौन है ये, तभी पूरे साल में सिलेबस नहीं खत्म हो रहा भाई लोगों का, पूरा टाइम तो इसी में निकल जा रहा है। अब जरा देखो, जब इक्विलिब्रियम आएगी तो क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगी तो रेट बराबर होंगे। कल आपने पढ़ाया है कि जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगी रेट बराबर होंगे। तो अब मैं पहुंचा इक्विलिब्रियम पर कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पर रेट बराबर होंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, रेट बराबर कर दो, तो रेट बराबर हुए। अच्छा, बाकी फिजिक्स में सिलेबस ऑन टाइम है, बायो में तो ऑन टाइम है, क्योंकि मुझे बातें होती हैं तो पता चलता रहता है, बाकी मैं पूछता ही नहीं हूँ किसी से कुछ, बाकी ऑन टाइम है तो हो जाएगा, हो जाएगा। मगर हाँ, अच्छा डिले है, हाँ तो हो जाएगा टाइम के साथ। देखो होने के साथ साथ ये भी है कि हम काम कर पाए। चलो, अब जरा यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, अब यार क्या है, कंसंट्रेशन को एक साइड कर लो, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड कर लो। तो मैंने कंसंट्रेशन एक साइड कर लिए, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड कर, वो भी लोग करा देंगे, ऐसा नहीं है। ये देखो, यहां तक कोई बुरा मानेगा? हमने क्या किया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गए। अब देखो ये रेशियो, इस पूरे रेशियो को एक नया नाम दे दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, इसको एक नया नाम दे दिया गया है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको नया नाम दे दिया गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये देखो, अब मैथमेटिकली ये क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू
रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के रेशियो के बराबर। मैथमेटिकली क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ना, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो साइंस लैंग्वेज के हिसाब से अभी डिफिनीशन नहीं लिखी है, मतलब मैथ के हिसाब से डिफिनीशन लिखी है कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रेशियो के बराबर। कौन सा रेशियो, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, एक नई हेडिंग क्यों बन रही है, क्योंकि जब भी कुछ करोगे तो यहां से यहां तक आपको करना पड़ेगा। तो इतनी रिएक्शन को बार बार हम 4-6 लाइन करें, उससे बचने के लिए हम अब डायरेक्ट ये करेंगे। तो ये 4 लाइनें हर क्वेश्चन में करनी चाहिए हमको, मगर इन लाइनों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक नई क्वांटिटी बना देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नहीं तो हर रिएक्शन में ये करना पड़ेगा, फॉरवर्ड का रेट लिखो, बैकवर्ड का रेट लिखो, इक्विलिब्रियम पे उनको इक्वेट करो, फिर ये वैल्यू निकालो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक नई क्वांटिटी बनाई गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और डायरेक्ट हम यहां से उठा लेते हैं क्वेश्चन को। अब हमसे कोई कहता है रेशियो लिखो, तो डायरेक्ट हम यहां रिएक्शन देखते हैं, ये लिख देते हैं, ये सारी लाइनें खत्म हो गई। अब हमें ये सारी लाइनें बार बार नहीं करनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि हमने इस रेशियो को एक नया नाम दे दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, तो जो मैथ्स के फॉर्म में लिखा है वही लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दो। केमिस्ट्री जानते ही हो, कमजोर होते हैं, 10-12 बार एक ही चीज को लिखते हैं। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू जो आपको मैथ्स के फॉर्म में दिख रहा है उसको लैंग्वेज में छाप दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो यही चीज तो लिख दी आपने लैंग्वेज के फॉर्म में, तो डिफिनीशन हो गई। किसी ने कहा नहीं एक और डिफिनीशन लिखेंगे, तो अब इसके रिस्पेक्ट में लिख दो। आपने क्या लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, ठीक है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है कि नहीं। तो ये डिफिनीशन हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, किसी रिएक्शन में यदि वहां उस रेशियो तक पहुंचना है तो ये 4 स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट वो रेशियो निकालेंगे। कैसे, रेशियो किस तरह से लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो मेरे से किसी ने कहा कि इस रिएक्शन का ये रिएक्शन है, अब कोई कहता है कि यार इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो, नहीं तो वहां तक पहुंचने के लिए ये काम करना पड़ता है, मगर अब हमारी एक नई हेडिंग आ गई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख दिया। अब ये बताता क्या है, रिप्रेजेंट क्या करता है, भाई एक हेडिंग बनाई तो कुछ तो बताता होगा। तो ये क्या बताता है, जरा गौर से सुनना आप लोग, कि यार ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बताता क्या है। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहली बात बताता है रिएक्शन कंप्लीशन, कि रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि रिवर्सेबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है, कब आता है, 10% रिएक्शन खत्म हुई तब आया, 20% खत्म हुई तब आया, 90% खत्म हुई तब आया, या 99.99% खत्म हुई तब आया। हमको कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम कब आया है। ये तो ठीक है कि भाई रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया, आया कब,
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता देता है। क्यों, जरा गौर से देखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखी है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसका मतलब प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी आ रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है कि नहीं भाई? बड़ी आने का मतलब क्या, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है तभी तो बड़ा आएगा। तो यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है। और यदि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन हो गई है या लगभग 90% हो गई है। भाई प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है, रिएक्शन हो गई होगी तभी तो ज्यादा होगा, क्योंकि रिएक्शन ना होने पर तो वो जीरो था, टी इक्वल टू जीरो पर तो वो जीरो है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है, रिएक्शन कंप्लीशन। जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा रिएक्शन कंप्लीट। पहला क्वेश्चन इसी से आता है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो गई है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आया है तो लगभग लिखोगे। यदि 100% हो गया तो फिर इक्विलिब्रियम कहां रहा। तो आपको के की वैल्यू देखनी है, जितना बड़ा के उतनी रिएक्शन ज्यादा कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन तो यही आ गया कि भाई इनमें से कौन सी रिएक्शन लगभग कंप्लीट है। तो जिसका के ज्यादा है वो लगभग कंप्लीट है, जिसका के कम है वो सबसे कम कंप्लीट है। किसी ने कहा इनमें से किस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सबसे पहले आया है, तो जिसका से सबसे छोटा हो। के छोटा होने का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट बहुत कम है। अब प्रोडक्ट बहुत कम है इसका मतलब इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ गया, तभी तो प्रोडक्ट कम है। रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट बनना है। तो यदि के की वैल्यू कम है इसका मतलब प्रोडक्ट कम है। क्यों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि इक्विलिब्रियम बहुत छोटा है इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन हुई नहीं है ज्यादा, है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहां से गिरता है, ठीक है। जैसे ये देखो, मैंने आपसे कहा कि एक रिएक्शन ये है, PCl5 ब्रेक हुआ, PCl3 और Cl2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, ठीक है। एक रिएक्शन ये है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। अब मैंने कहा विच रिएक्शन कंप्लीट अप्रोक्सीमेट, कौन सी रिएक्शन अप्रोक्सीमेट कंप्लीट है, तो बी, क्योंकि उसका के इतना ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब यार प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट बहुत कम है, इसका मतलब रिएक्शन लगभग हो गई है ना। तो ऑप्शन बना तो हमने लिख दिया इक्वल कंप्लीट, नन ऑफ दीज। तो हमने क्या टिक कर दिया, बी। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा के उतना ज्यादा रिएक्शन कंप्लीशन। अच्छा, अब इसका अगला पॉइंट समझो, खतरनाक है। जरा देखिए, गौर से ध्यान दीजिएगा। जो के होता है उसकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जैसे डेल्टा एच डेल्टा यू होता है। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू और इंथैल्पी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन थी। वैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी, आप कुछ भी करते रहो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, आप प्रेशर चेंज कर रहे हो, आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, आप सरफेस एरिया चेंज कर रहे हो, आप शेप ऑफ कंटेनर चेंज कर रहे हो, आप कुछ भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नो इफेक्ट इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सब कुछ चेंज होगा मगर रेशियो चेंज नहीं होगा। आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे, प्रेशर चेंज करोगे, वॉल्यूम चेंज करोगे, सरफेस एरिया चेंज करोगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन भी चेंज होगी, रिएक्शन में सबके कंसंट्रेशन भी चेंज होंगे, मगर वो रेशियो फिक्स रहेगा।
उस रेशियो का कुछ नहीं हो सकता है जब तक टेम्परेचर ना चेंज करो। तो आप उल्टा याद रखो, सीधा नहीं। आप बस ये याद रखो क्या टेम्परेचर चेंज हुआ, नहीं, तो वैल्यू नहीं चेंज होगी। क्या चेंज कर रहे हो उससे लेने देने नहीं है, क्योंकि क्या चेंज करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारे पे क्यों पढ़े, जिस पे चेंज हो सकता है उस पे पढ़ो। कि क्या टेम्परेचर चेंज हुआ, नहीं, तो बस नहीं चेंज होगा। क्या कर रहे हो हमें मतलब ही नहीं है, हम कह देंगे नहीं चेंज होगा। हमें बस इतना देखना है, क्या टेम्परेचर चेंज हुआ, नहीं, तो नहीं चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज हुआ, हाँ, तो चेंज होगा। तो आप इस तरह से चीजों पे फोकस रखोगे। इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पूरे चैप्टर में चलेगा, बार बार यूज होगा। ध्यान रखना, ये खतरनाक पॉइंट है, हर बार आएगा बीच बीच में, आपको पकड़ना है। पता चला किसी बड़े पॉइंट के साथ ये भी पॉइंट चिपका होगा, तुम्हारा फोकस सारे बड़े पॉइंट पे होगा, ये वाला पॉइंट गायब है, ध्यान ही नहीं दिया तुमने। तो ये अब हमेशा चलेगा पैरेलल में, ये वाला पॉइंट। तो ध्यान रखो, टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा। आप कुछ भी करते रहो रिएक्शन में, रिएक्शन में कुछ भी करते रहो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होगा जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। अब जरा देखो, इस पर क्वेश्चन आपको देता हूं, ये क्वेश्चन करिए। अरे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। कौन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट नहीं करेगा, टेम्परेचर, देख लीजिए कौन नहीं करेगा ये पूछ रहा है, तो टेम्परेचर छोड़ के सब नहीं करेंगे। हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ की है। हाँ भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कौन इफेक्ट करता है, सिर्फ टेम्परेचर। आपने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज रखने की ताकत किस में है, टेम्परेचर में, और किसी में है ही नहीं। तो मैंने लैंग्वेज घुमा दी, मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो टेम्परेचर छोड़ के कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। तो कंसंट्रेशन नहीं करेगा, टेम्परेचर करेगा। तो ए सी डी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली 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 डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने की ताकत टेम्परेचर में। तो वो कह रहा है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करेंगी, तो सब चेंज नहीं करेंगी टेम्परेचर को छोड़कर, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज कर पाता है। तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज थोड़ी घुमाई है आपके लिए कि जरा आपको परेशान किया जा सके। अब जरा देखो, तुम्हारा मन कर रहा है नहीं सर हम पेपर का भी क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने कहा कर लो। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, if the concentration of reactant are double, the equilibrium constant will be, तो क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो बस कुछ भी करो, हमें क्या लेना देना है। अब बच्चे फंसते कहां हैं, बच्चे इक्वेशन लगाते हैं, उनको ये पॉइंट याद नहीं रहता, वो ये करते हैं, अच्छा भाई यदि हमने रिएक्टेंट डबल किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आधा हो जाएगा, है। अब उनको पॉइंट याद नहीं है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी नहीं चेंज होगा, कुछ भी करो। बस आप फोकस, जब भी इक्विलिब्रियम की बात आए तो टेम्परेचर देखो चेंज हो रहा है, नहीं, तो बस बात खत्म हो गई, नहीं चेंज होगा। आप क्या कर रहे हो हमें लेना ही देना नहीं है, हमें सिर्फ इस बात से लेना देना टेम्परेचर चेंज है, नहीं, तो बस वैल्यू नहीं चेंज होगी। तो इस पॉइंट को हल्के में मत ले, बार बार ये यूज होगा और आपको परेशान करेगा, ठीक है। हाँ बेटा पूछो। हाँ ठीक है, ये है तुम्हारी बात, ये है ना। आप क्या लिख रहे हो कि प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है ज्यादा होने का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है कि नहीं भाई। इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब वो ये बता रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आया तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, बस ये बता रहा है। वो ये थोड़ी कह रहा है कि कंसंट्रेशन चेंज होने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो है। 20% ये चेंज हुआ, 20% ये चेंज हुआ, तो रिजल्टेंट कितना आया, और चेंज तो दोनों हो रहे हैं।
है ना। तो इस बात पे विशेष फोकस रखें कि टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, नहीं तो कभी नहीं चेंज होगा, बस ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसी जगह पे एक और पॉइंट, ये सिर्फ पेन कॉपी पे पाया जाता है, रियलिटी में ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। ये सिर्फ पेन कॉपी वाला पॉइंट है। क्या, जरा गौर सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो डिपेंड अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रिएक्शन है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है, मगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कभी भी चेंज नहीं होते रिएक्शन में। जैसे ये रिएक्शन है, अब 1 मोल PCl5 ब्रेक होगा तो 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 बनेगा, मतलब सेम रेशियो में चलेगा। आप चाहे 10 ग्राम लो, चाहे 100 ग्राम लो, चाहे 1 लाख ग्राम लो, बनेगा उसी रेशियो में। जैसे यदि मैं कह रहा हूं, एक पेन दो बेटा, दे दो, कोई भी पेन दे दो एक। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि हमें पेयर बनाना है, अब यार इनके आप दो दो ले लो तो 2 पेयर बनाओगे, मगर बनाने में एक एक ही यूज करोगे ना, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन क्या बैठाला है, एक ग्रीन एक ब्लैक मिलके ये पेयर बना। तो अब आपने लिया 10 ग्रीन 10 ब्लैक, तब भी 1:1 में ही रिएक्शन हो रही है, कोएफिशिएंट तो 1:1 है, 1 2 10 बन गए, मगर रिएक्शन किस रेशियो में कराई, एक एक पेन लिया। क्या 2 पेन ले लिए क्या किसी के, नहीं। अच्छा, अब तुम एक एक 1000 पेन ले लो तो भी रिएक्शन इसी रेशियो में। तो ये सिर्फ पेन कॉपी पे होगा, रिएक्शन ऑलवेज इसी रेशियो में चलेगी। अब पेन कॉपी पे आप जानते हो कुछ भी कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हो, वो आपके हाथ में। तो एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है, पेन कॉपी पे ये सारा हो रहा होता है। तो अब इस पर काम कैसे होगा, आपने कहा कि यदि कोएफिशिएंट चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, है कि नहीं। देखो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। अब कोएफिशिएंट चेंज होने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा तो आएगा क्या, जैसे यहां पर भी अभी आधा पॉइंट लिखा है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। तो टेम्परेचर चेंज करने पे बढ़ेगा घटेगा, कैसे डिपेंड करता है ये तो अभी बताया नहीं है ना, ये आगे हेडिंग में आएगा, इसको तो अभी बताएंगे। अब आपने कहा कि यदि रिएक्शन के कोएफिशिएंट चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, तो पता करना पड़ेगा कैसे चेंज होगा। तो जरा देखो, कैसे चेंज होने पे क्वेश्चन आता है, तो पहले इसके पॉइंट भी पढ़ाते जाते हैं और क्वेश्चन भी कराते जाते हैं, दोनों काम एक साथ कराते जाएंगे। देखिए रूल नंबर 1, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है ए रिवर्सेबल बी और इसका कांस्टेंट है के, ठीक। अब पॉइंट नंबर 1, यदि इसमें n का मल्टीप्लाई कर दें, किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, अब देखो रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज हुए कि नहीं, n और n आ गया है। तो आपने रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज किए, तो गौर सुनो, यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है किसी रिएक्शन में, यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है किसी रिएक्शन में, तो उसकी नए के की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि कोएफिशिएंट चेंज हुआ है। आपने कहा कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, पहले कोएफिशिएंट 1, अब n, तो चेंज तो हुआ है। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाएगा। जिस चीज का मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में चला जाएगा, जिस चीज का मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको ये रिएक्शन लिख के दी, देखो ये एक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पे है ऐसे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर 10 है। अब मैंने कहा कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो,
देखिए इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा। तो अब आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, 2 से। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर। तो पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, अब इसकी पावर कितना लगेगा, 2, क्योंकि आपने 2 का मल्टीप्लाई किया। तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, 10 की पावर 20। बात समझ पा रहे हो कैसे किया। तो रूल नंबर 1 ये आपको याद रखना है। अब रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1 एक ही बात है, मैथ के हिसाब से एक बात है, मगर मैं लिखा देता हूं क्योंकि बुकों में रहता है तो बच्चे बेचारे सोचते हैं कि सर ने एक रूल बताया, एक बताया ही नहीं। अब जरा देखो, किसी नंबर से यदि डिवाइड करो, जैसे आपने क्या किया, n से डिवाइड किया, आपने कहा अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, अभी मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड कर रहे हैं। यदि पूरी रिएक्शन में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में आएगा, मगर 1/n। अब पावर क्या होगी, 1/n होगी। जिस नंबर से डिवाइड करोगे वो 1/n के फॉर्म में आएगा। आपने n से डिवाइड किया तो 1/n, 2 से डिवाइड किया 1/2। अब मैथ्स की लैंग्वेज में देखो दोनों एक ही बात है। n से डिवाइड करने का मतलब होता है 1/n से मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई करोगे वो कहां जाएगा, पावर में। देखो वही तो क्या है, मल्टीप्लाई किससे किया, 1/n से, तो 1/n पावर में। तो मेरे हिसाब से दोनों एक ही बात है, बस ये फर्जीपना है कि नहीं। आप डिवाइड वाले को ये मान लिया करो कि 1/2 से मल्टीप्लाई है, तो आपको 2 रूल नहीं लगाने, सीधा उठा के उसको पावर में मार दो। रूल ये है ना कि जिससे मल्टीप्लाई किया वो पावर में गया, मल्टीप्लाई किससे है, 1/n से, 1/n पावर में। और नहीं तो बहुत सिंपल रखना है, तो ध्यान रखो, जिस चीज से मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में चला गया, जिस चीज से डिवाइड करोगे वो 1 की पावर में जाएगा कि 1/n, है ना, डिवाइड करने पे। जैसे इसने इसका पूछ लिया मेरे से कि यार इसका बताओ, बेस ये है, ये दिया है, ये सब पूछा जा रहा है। अब उसने कहा इस रिएक्शन का बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी इस रिएक्शन का बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा। तो अब आपने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है। यहां कोएफिशिएंट 2 था, यहां 1 है, यहां 1 था, यहां आधा है, यहां 2 था, यहां 1 है, इस तरह 2 से डिवाइड किया है। तो जब आपने 2 से डिवाइड किया तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का 1/2, 1/n होता है ना। अब अंडर रूट लग गया, पावर के अंदर पावर का मल्टीप्लाई, है कि नहीं, ऐसे निकल आया। अब रूल नंबर 3, अब रूल नंबर 3 क्या है, यदि हम रिएक्शन को पलट दें, जैसे ये देखो लिखा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, आपने रिएक्शन पलटी तो के पलट जाएगा, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का 1 आएगा, 1/k। तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में जाएगा, जिस चीज से डिवाइड करोगे वो भी पावर में जाएगा, मगर 1/, नहीं इसमें मल्टीप्लाई कहां किया, कुछ सिर्फ रिएक्शन को पलटा है, अपोजिट कर दिया है। ए से बी थी, अब बी से ए कर दिया है ना, किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं है। अब यदि रिएक्शन को पलट रहे हो तो के भी पलट जाएगा। अभी रिएक्शन ए से बी थी, अब रिएक्शन क्या है, बी से, उल्टी रिएक्शन लिखिए, तो बस के भी पलट जाएगा। जैसे किसी ने कहा इस रिएक्शन का के बताओ, तो अब आपने क्या किया है, रिएक्शन को पलट दिया है, तो इस रिएक्शन का के क्या आएगा, पुराने वाली रिएक्शन का के का 1/, मतलब 10 की पावर, ऐसे रिएक्शन पलटी के पलट जाएगा। तो 3 रूल है, अब इनको दिमाग में बैठालते हो। पहला, जिस चीज का मल्टीप्लाई करोगे वो के की पावर में जाएगा,
जिस चीज से डिवाइड करोगे वो भी के की पावर में जाएगा मगर 1 में, और रिएक्शन पलटोगे तो के पलट जाएगा। अब वो बदमाशी भी करेगा, दो रूल एक साथ चिपका देगा। अलग अलग करके पढ़ाया है कि वो क्या कर दिया कि भाई मैंने रिएक्शन भी पलट दी, किसी चीज से डिवाइड भी कर दिया, या रिएक्शन भी पलट दी, किसी चीज से मल्टीप्लाई भी कर दिया, है ना। तो वो ऐसा भी करेगा। जैसे ये देखो, मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे ये ध्यान दो, ये हमारी एक रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको ये दिया है, ठीक है, 10⁴। अब मैंने कहा कि यार इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। देखिए आप बताइएगा, अब जरा देखो इसका जो प्रोडक्ट था, अब यहां रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट है, इसका मतलब रिएक्शन पलटी गई है, तो हमने पहले रिएक्शन पलट दिया, तो जब रिएक्शन पलटा तो भाई के पलट गया। फिर मैंने देखा नहीं, एक और कांड किया गया है, रिएक्शन पलटी भी गई है और कॉफिशिएंट भी चेंज है। इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट हाफ है, इसका कॉफिशिएंट 2 है, तो रिएक्शन पलटा भी है और साथ में 2 से डिवीजन भी मार दिया है। तो पहला रूल लगाया, रिएक्शन पलट दी। अब तुमने 2 से डिवाइड मारा है, तो जिससे डिवाइड मारोगे वो कहां चला जाएगा, पावर में 1 में, तो ये ऊपर चला गया। दो रूल एक साथ लगाए, हमने भी 2 रूल एक साथ लगा दिए। कौन सा पहले लगाना है ये तुम्हारी मर्जी है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। मान लो कोई कहे नहीं सर मैं पहले डिवाइड कर दूं तो कर दो, ठीक है। मैंने जैसे पहले पलटा है फिर डिवाइड मारा है, आप चाहो तो पहले कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। अब लास्ट एंड फाइनल चौथा, अब जरा देखो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपको आता है, आपको थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाया है, और ये रूल कम से कम 4-5 चैप्टर में चलेगा। थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था कि 2 इक्वेशन दी है, तीसरी निकालनी है, तो क्या करना है, मैथ्स लगानी है ना। और ये बात कई जगह आएगी, अब यहां आ रही है रूल नंबर 4 में, तो इसके क्वेश्चन यहां बनेंगे। तो वो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया, वही केमिकल इक्विलिब्रियम में चिपकेगा, 2-3 रूल कोई अलग से नहीं लाने मुझे, वही केमिकल इक्विलिब्रियम में चिपकेगा। यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगा कि 2 हाफ सेल दिए, तीसरे हाफ सेल को निकालना है, तो वही वहां भी चिपका देंगे, अलग रूल क्यों बनाएंगे हम लोग। तो इसको बिल्कुल मैथ्स की तरह लो, केमिस्ट्री की तरह नहीं, क्योंकि मैथ्स की तरह लोगे तो जल्दी कर दोगे, केमिस्ट्री की तरह लोगे तो तुम उसमें केमिस्ट्री ढूंढते रहोगे, क्योंकि मैथ्स की तरह होगा तो वो क्लास 7th हुआ, केमिस्ट्री की तरह लोगे तो वो नीट का हुआ ना। तो 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है, नीट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना टफ है। तो जरा देखो, यदि उसने मेरे से कहा कि 2 रिएक्शन है, ये देखिए इसका के, सॉरी ABCD भूल गया था, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। अब किसी ने कहा इसका निकाल के बताओ, क्या होगा। तो रिएक्शन क्या हो रही है, जुड़ रही है तो बस रिएक्शन जुड़ रही है तो के मल्टीप्लाई में जाएगी, बस के का रूल अलग है, वहां पे रिएक्शन जुड़ती थी तो के भी वो डेल्टा एच भी जुड़ता था, यहाँ पे के का रूल अलग हो रहा है। उसका रीजन है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, भाई इंटेंसिव है। रिएक्शन के अमाउंट को आधा कर दो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी चेंज हो जाता है, बताओ है कि नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं चेंज होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आप यदि सिस्टम को आधा कर दो, बाई पार्ट कर दो, तो क्या उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो इस वजह से इसके के का रूल अलग है। तो रिएक्शन को बिल्कुल मैथ्स की तरह सॉल्व करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम के रूल से सॉल्व कर दो, रिएक्शन ऐड किया तो के मल्टीप्लाई में जाएंगे, जब भी रिएक्शन ऐड करोगे तो के किस में जाएंगे, मल्टीप्लाई में।
अब ये वाला विजुलाइज हो रहा है कि ऐड हो रहा है, कहीं कहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐड हो रहा है। देखो अब इस चीज को मैं ऐसे लिख देता तो आपको एहसास ही ना होता कि ऐड भी हुआ है। K1 K2 K3। अब मैं इसका पूछ रहा हूं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। ए से डी का पूछ रहा हूं, तो जैसे ही तुम ऐड करोगे तो कट जाएंगे ना। तो मैंने क्या कहा, इसको मैथ की तरह लो, तो मैथ की तरह आप समझ जाओगे। ऐड करते ही ये कट गया, ये कट गया, तो यही तो बचा। क्यों इसको मैथ लेना है? अब इधर मैथ से सॉल्व हो गया, इक्वेशन आ गई। अब बताइए उसका के क्या है? तो के वाला रूल क्या है कि जिनको जिनको ऐड किया है उनका उनका के मल्टीप्लाई में, तो इनको मल्टीप्लाई मार दिया। तो ऐड हमेशा ऐसा ही नहीं होगा कि ऐड में सब कुछ आ रहा है, ऐड ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ, कट भी सकता है ना कि मान लो जो चीज इसमें राइट में है वो चीज दूसरी वाली रिएक्शन में लेफ्ट में है, तो कट्टम काट भी तो चलेगा मैथ्स का। तो हमारे पास आया रूल 4। इस पर क्वेश्चन रहता है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। वो तो मतलब रूल समझाते हुए भी कराए हैं, मगर अभी और कराऊंगा। तो देखो रूल 4 है, जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में, जिससे डिवाइड करोगे वो भी पावर में मगर 1/, में है ना। रिएक्शन पलटा, के पलट गया। रिएक्शन को ऐड करोगे तो के मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। बस इतने 4 रूल याद रखना। जिससे मल्टीप्लाई किया वो पावर में गया, जिससे डिवाइड किया वो भी पावर में गया 1/, में। रिएक्शन पलटी, के पलट गया। रिएक्शन को ऐड करोगे तो के मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। अब बच्चों ने कहा सर ठीक है, आप कह रहे हो मान लेते हैं, मगर जो है ना ऐसा नहीं चलेगा, क्वेश्चन करके रहूंगा मैं। तो मैंने कहा कर लो भाई, पहले ही आला कर लो, इसको सब लोग निपटाओ जल्दी से। जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो बस कोई एक सॉल्व करके देखो, ऑप्शन को चेक करो। अब जरा देखिए पहला, अब देखो यहां SO3 रिएक्टेंट है, यहां SO3 प्रोडक्ट है। अच्छा, इसका मतलब पलटा तो गया है, क्या और भी कुछ किया गया? कॉफिशिएंट सेम है, इसका मतलब सिर्फ पलटा गया है। तो रिएक्शन पलटी, के पलट गया, तो 1/10⁴ मतलब 10⁻⁻4। ये गलत है, ये गलत है, ये और ये। अब इन दोनों में डिफरेंस है, इन्हीं दोनों को निकाल लो। अब देखो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्शन पलटी नहीं गई है। अच्छा उधर नहीं दिखेगा, अच्छा ये बात है। तो जरा देखो, अब यहां करूंगा तो सब में दिखेगा। अच्छा वहां बता रहा था तो इधर ये फोटो नहीं आ रही थी। अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा था, अच्छा हाँ ओके। तो देखो आपने क्या किया, रिएक्टेंट रिएक्टेंट है कि नहीं। अब आपका क्या हुआ, 2 का डिवीजन है, तो जिस चीज से डिवीजन करोगे वो क्या होगा, सॉरी हाँ डिवीजन है, जिस चीज से डिवीजन करोगे वो पावर में जाएगा 1/, में। तो 10⁻1/2, इसका मतलब 10⁻2, तो ये 10⁻2 है कि नहीं। अब तुम्हारा मन कर रहा है नहीं सर इस तरह का भी क्वेश्चन करूंगा, तो मैंने कहा कर लो भाई। हाँ यार ये छपाई में दिक्कत है, बहुत पुरानी छपाई है ना, 1 साल पुरानी छपाई है। एक्चुअल में ये PYQ है आपका, ठीक है, इसका PYQ का सन हटा है, ईयर हट गया। अब जरा देखो एक को बेस बना लो, एक रिएक्शन दी है, अब दूसरी रिएक्शन का निकालना है। भाई इसका उसने K1 दिया है, आप मान लो इसका निकालना है, तो क्या हुआ है चेक करो, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट बन गया है, इसका मतलब पलटी मारी गई है। तो तुमने भाई पलटी मारी, के पलट गया। और भी कुछ किया गया, कॉफिशिएंट 2 1, इसका मतलब 2 से डिवाइड किया गया, जिससे डिवाइड किया वो पावर में चला गया,
तो K2 की वैल्यू आई 1/K1 अंडर रूट। अच्छा, भाई ने थोड़ा सा ऑप्शन को इधर उधर कर दिया है, स्क्वायर मार दिया है, तो K1 इक्वल टू, क्योंकि सारा आंसर K1 के फॉर्म में है कि नहीं, तो इसका मतलब ये आ गया, ये आपका PYQ है। और भी PYQ है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको मैथ्स की तरह सॉल्व करना है। अब रिएक्शन दिए, रिएक्शन निकालनी है, इसका मतलब वही मैथ्स वाला रूल लगना है। अब इसको भूल जाओ, के भूल जाओ, बस इन 3 रिएक्शन की हेल्प से ये रिएक्शन निकालो। कैसे निकालते हैं, थर्मोडाइनमिक्स में भी करके आए हो, मैथ्स में भी करके आए हो, वही करना है। 3 रिएक्शन दी है, चौथी रिएक्शन बनानी है। तो हमें क्या चाहिए, अमोनिया। अमोनिया क्या है, यहां रिएक्टेंट है, यहां प्रोडक्ट है, इसका मतलब रिएक्शन को पलटना पड़ेगा। तो पता नहीं बेटा, तो मैंने रिएक्शन को पलट दिया, इस रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, रिएक्शन पलटी, के पलट गया। अच्छा, तो अमोनिया लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, कॉफिशिएंट 2 है, 2 है। अब एनो प्रोडक्ट है, एनो प्रोडक्ट है, कुछ नहीं करना है, कॉफिशिएंट 2, कॉफिशिएंट 2, इसका मतलब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। वाटर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, कॉफिशिएंट 3, कॉफिशिएंट 1, तो कॉफिशिएंट के लिए 3 का मल्टीप्लाई। अब जिस चीज से मल्टीप्लाई करोगे वो किस में चला जाएगा, पावर में। तो भाई इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, 1 2 और 3, तो मैंने ऐड कर दिया 1 2 और 3 को। अब जरा देखो, लेफ्ट वाले लेफ्ट से ऐड होंगे, राइट वाले राइट से ऐड होंगे, जो मैथ्स का रूल है। लेफ्ट अमोनिया, लेफ्ट N2, लेफ्ट O2, N2 राइट। अब ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, दोनों लेफ्ट में है और राइट में कहीं नहीं है ऑक्सीजन, तो जुड़ गया। 3/2 + 1 5/2, ये आ गया अमोनिया, ये आ गया। अब हाइड्रोजन 3 लेफ्ट में, हाइड्रोजन 3 राइट में, तो लेफ्ट में क्या बचा, 2 अमोनिया, ये जुड़ गए, बस ये देखो आ गया। अब राइट पे आओ, राइट में उसमें कुछ बचा नहीं, 2NO ये लिख गया, और राइट में 3O2 ये लिख गया। रिएक्शन पूरी पूरी सेम है। अब रिएक्शन सेम है तो के किस में जाएंगे, मल्टीप्लाई में, तो इस रिएक्शन का के क्या आएगा, इनके मल्टीप्लाई के बराबर। इसका के ये है, इसका के ये है, और इसका के K2 है, तो K2 K3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई K1, ऐसा कहीं दिया है बी, तो बी हमारा आंसर होगा। बस मैथ्स का ही रूल लगाना जो हम पीछे करके आए। 3 रिएक्शन दी है, चौथी लानी है, कैसे लानी है आप जानते हो, बिल्कुल मैथ्स की तरह कर लो। बस जब उनके के की बारी आए तो मल्टीप्लाई कर देना, और अपने को कुछ करना नहीं है। आपने कहा नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, मैं एक और करूंगा, तो मैंने कहा एक और कर लो भाई, बच्चे हैं, मान लो जिद कर रहे हैं, तो कुछ तो जिद पूरी की करनी चाहिए। आंसर बताइए। अच्छा, ये भी रिएक्शन है, पूछा क्या, फॉर द रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1, ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K2 फॉर द रिएक्शन, ठीक है, व्हाट इज K फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन और इस रिएक्शन का K दिया है, इसका पूछ रहा है, फिर वही मैथ्स लगानी है, 2 रिएक्शन का दिया है, तीसरे का पूछ रहा है। अब मैथ्स के हिसाब से सेट कर लो, इसमें क्या लाना है, NO2 लेफ्ट में, NO2 राइट में है, इसका मतलब पलटी मारनी है, और साथ में 2 से डिवीजन भी है, कॉफिशिएंट 2, कॉफिशिएंट 1, इसका मतलब इस रिएक्शन को पलटना भी है और 2 से डिवाइड भी मारना है।
तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका क्या बना, पलटा भी और 2 से डिवाइड भी किया। अब N2 क्या है, प्रोडक्ट, N2 क्या है, रिएक्टेंट, पलटी मारनी पड़ेगी। अच्छा साथ में डिवीजन भी है, हाफ है, तो यार ऊपर वाले को भी पलटी मारनी है, ये देखो, और साथ में 2 से डिवाइड भी करना है। इसकी वैल्यू आ गई 1/k और इसमें भी 2 से डिवाइड है। अब सबकी सेटिंग बैठ गई है, एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, 1 + 2। अब कट्टम काट खेल लो, NO2 आ गया, NO कट गया, N2 आ गया। अब देखो हाफ O2 हाफ O2 O2 हो जाएगा, रिएक्शन आ गई। अब जब रिएक्शन आ गई तो K किस में चले गए, मल्टीप्लाई में, तो 1/K1 का 1/2, 1/K2 का भी 1/2, तो इसका मतलब 1/K1 इंटू K2 का 1/2। ऐसा देखो कहाँ है, ऑप्शन बी, हम लोगों ने कर दिया है। तो सबसे टफ चौथे वाले रूल का क्वेश्चन होता है और वो अपने लिए सबसे इजी है, बस आपको केमिस्ट्री की आंखों से नहीं मैथ की आंखों से देखना है। रिएक्शन को वैसे सॉल्व करो जो बचपन में करते थे, के पे केमिस्ट्री वाला रूल लगा दो कि जिन रिएक्शन को जोड़ोगे उनका के मल्टीप्लाई कर देना, कर लोगे इस तरह क्वेश्चन। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, इसीलिए मैंने 5-6 क्वेश्चन करा दिए, जैसे पेपर में आता है तो ज्यादा करो, ठीक है। अब जरा देखो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या टर्म होता है, इसके बारे में चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो गौर से देखो, कोई रिएक्शन हो रही है, इक्विलिब्रियम में है, ये देखिए, इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने मान ली A0, T = 0 पर। अब जब इक्विलिब्रियम आई, क्यों, क्योंकि सब कुछ कहां पढ़ा रहे हो, हम डेल्टा G = 0 की सिचुएशन को पढ़ रहे हैं, तो ले देके इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो डिसोसिएशन होगा। मान लिया कि x मोल डिसोसिएट हो गए या x कंसंट्रेशन डिसोसिएट हुए, तो बनेगा कितना, x 1:1 का है। ए क्या क्या हो सकता है, ए मोल हो सकते हैं, ए कंसंट्रेशन हो सकता है, ए प्रेशर हो सकता है ऑफ रिएक्टेंट, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब मुझे बताओ x क्या क्या हो सकता है, तो जो a हो सकता है वही तो x हो सकता है, यूनिट एंड डायमेंशन के हिसाब से, है ना। तो इसका मतलब x भी क्या है, मोल हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, किसका, रिएक्टेंट, है कि नहीं। देखो जो ये x है इसको बोला जाता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्यों, किसी के रिएक्टेंट के मोल कुछ भी हो सकते हैं, है कि नहीं भाई, मोल की वैल्यू, कंसंट्रेशन की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, उसमें कोई लिमिट तो नहीं लगी, किससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, जैसे परसेंटेज की वैल्यू 100 से ज्यादा कैसे कर दोगे, मगर इसमें तो कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, तो जो डिसोसिएट होता है उसको यहां नया नाम देते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, नहीं तो ये काम हम हजारों बार करके आए पीछे, मगर वहां नाम आम नहीं रखते थे, मोल में बहुत किया है, इतना डिसोसिएट हो गया, उतना डिसोसिएट हो गया है, मगर नॉमेनक्लेचर नहीं करते थे। यहां उन्होंने ना इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अच्छा अब गौर समझिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, होता क्या है, देखिए
ध्यान दीजिएगा, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन, मोल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कितना वो डिसोसिएट हुआ है, इक्विलिब्रियम में कितना वो डिसोसिएट हुआ है, ओ इक्विलिब्रियम में कितना वो डिसोसिएट हुआ है, कौन, रिएक्टेंट, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट। और दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये मोल में है तो ये मोल में है। अब बताओ जरा अल्फा की वैल्यू क्या आई, कितना डिसोसिएशन हुआ है इक्विलिब्रियम में, x, इनिशियल क्या लिया, a, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट है, डिसोसिएटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, अब दोनों की यूनिट सेम रखना, चाहे जिस यूनिट में लो, मोल मोल, प्रेशर प्रेशर, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, इससे कोई मतलब नहीं है कि यूनिट कौन सी चल रही है, बस यूनिट सेम रहेगी। अब आप मुझे बताओ अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। भाई तुम्हारा इनिशियल ए नॉट है तो तुम मैक्सिमम कितना डिसोसिएट करा सकते हो, ए नॉट ही तो करा पाओगे कि उससे ज्यादा करा दोगे, उससे ज्यादा कैसे करा सकते हो, जितना हमारा रिएक्टेंट है उतना ही तो डिसोसिएट करा सकते हो। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है कि नहीं, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है तो यहां लिमिट लगी है, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। और जब किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन। अब साइंस की लैंग्वेज चिपक रही है, तो अल्फा को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं और फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन, कितने फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ है, और उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब देख लो, तुम खुद देख लो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए नॉट हो सकती है। सबसे ज्यादा कितना डिसोसिएट करा सकते हो, जितना रिएक्टेंट है, कि भाई पूरा का पूरा रिएक्टेंट डिसोसिएट करा दिया, और ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम आएगी, इक्विलिब्रियम आएगी तो पूरा कैसे हो सकता है, मगर फिर भी मान लेते हैं, तो वो मैक्सिमम 1 तक जा सकता है कि नहीं। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसीलिए इसका नाम एक और है, आप इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो या फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन बोलो, फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन। दोनों में डिफरेंस क्या है जरा समझो, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और यूनिट है इसकी, ये मोल है तो ये मोल है, ये कंसंट्रेशन है तो ये कंसंट्रेशन है, और इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है और उसकी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो एक्स एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कितने फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्यों, दोनों की यूनिट सेम होगी तो कट ही जाएगी ना। अब इसको परसेंटेज में बना दो, तो जब इसको परसेंटेज में बना देते हैं, अल्फा इंटू 100 कर देते हैं, तो इसको बोल दिया जाता है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। थोड़ा लैंग्वेज में लिख देता हूं, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज बन जाता है, फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन करना है तो ये फ्रैक्शन है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, अब ये परसेंटेज होगी, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ है। तो पहली बात, हमें दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, जितना आप डिसोसिएट कर रहे हो उसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट कर रहे हो एक्स, वो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है। कितने फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ है वो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू होता है, और उसकी वैल्यू ग्रेट 1 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है।
और यदि उसको परसेंटेज में लाना है तो उसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं ये। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो 1 होगी या 100, परसेंटेज में चल रहा है तो 100 और परसेंटेज में नहीं चल रहा है तो 1, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और इसमें यूनिट होती है, इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, जितना डिसोसिएट हुआ है वो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है। और फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कितने फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ है, डिसोसिएटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। अब जरा देखो, हाँ बेटे, अच्छा आपने रिएक्टेंट लिया तो रिएक्टेंट किसी ना किसी फॉर्म में तो लोगे, आप बताओ आपके पास रिएक्टेंट लेना किस फॉर्म में लोगे, आपको अमोनिया का डिसोसिएशन कराना है तो अमोनिया को किस फॉर्म में लोगे, या तो प्रेशर के फॉर्म में बताओगे, या उसका अमाउंट बताओगे, या उसके मोल बताओगे, कुछ तो बताओगे ना। तो वही कह रहा हूं कि ए हमने मान लिया, ए रिएक्टेंट का मोल भी हो सकता है, ए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी हो सकता है, ए रिएक्टेंट का प्रेशर भी हो सकता है, और वही यूनिट एक्स आएगी। क्यों, फिजिक्स में कहा गया है मीटर से मीटर माइनस होगा, है ना, ग्राम से ग्राम माइनस होगा, तो यदि ए ग्राम है तो ऑटोमेटिक एक्स ग्राम होगा क्योंकि तुमने माइनस कर रखा है ना। तो ये बात है। अब बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा इस पर एक क्वेश्चन कराओ, तो मैंने कहा देखो क्वेश्चन कराता हूं, 10 मोल PCl5 dissociated at equilibrium 4 mole of PCl5 remains. Calculate पहला क्वेश्चन नंबर 1, extent of dissociation of PCl5, A 4, B 4 मोल, B 6 मोल, C 6, D 6/10। अब दूसरा क्वेश्चन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बताओ भाई आंसर ऑफ PCl5, सेम ऑप्शन। अब जरा देखो, आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि PCl5 10 मोल था, जीरो जीरो, इनिशियली कितना है 10 मोल, अब डिसोसिएट हुआ तो कितना डिसोसिएट हुआ ये थोड़ी कह रहा है, वो कह रहा है 4 मोल बचा इक्विलिब्रियम पे, तो हमने मान लिया x मोल डिसोसिएट हुआ एट इक्विलिब्रियम। भाई हमें तो तुमने बताया नहीं कितना डिसोसिएट हुआ, तो हमने अपनी तरफ से x मान लिया। अब हमारे हिसाब से इक्विलिब्रियम पे कितना बच रहा है 10 - x, उनके हिसाब से 4 बच रहा है, तो जब दोनों लोग एक ही चीज को कैलकुलेट कर रहे हो तो बराबर होगा, तो इसका मतलब 10 - x = 4 होगा। क्यों, हमारे हिसाब से इक्विलिब्रियम पे 10 - x बच रहा है, वो कह रहा है नहीं 4 बचेगा, तो दोनों लोग सही कह रहे हैं क्योंकि दोनों लोग एक ही इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो बराबर कर दिया तो x की वैल्यू निकल आई, इसका मतलब 6 मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो x की वैल्यू डाल दो, ये सब इक्विलिब्रियम पे ही है, तो ये कितना बचा 4, ये कितना है 6, ये कितना है 6। अब मैंने पूछा क्या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन तो ये वैल्यू होती है, तो कितना है 6 मोल, मोल यूनिट में चलेगा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाँ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है x/a, डिसोसिएटेड कितना है 6, इनिशियल कितना है 10, तो ये कितना आया 0.6, तो ये 6/10 दिया है, यही सही है। बात समझ पा रहे हो, कर लोगे।
अच्छा, जब आपने कहा कर लेंगे, डिफिनीशन भी समझ में आ गई, तो अब जरा मुझे ये बताओ, अच्छा ये क्वेश्चन कर लो, इसका पॉइंट पढ़ा दिया मगर क्वेश्चन नहीं कराया था, क्वेश्चन मिला नहीं था, मैंने वहां लिख के करा दिया था, मैंने देखो लिख के करा दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं इसका क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, तो मैंने लिख के करा दिया था, है ना, मगर इसका क्वेश्चन है, मिल गया है, क्योंकि मैं सारे पीवाईक्यू सब कुछ क्वेश्चन ले आया था, कहाँ गया भाई, फिर गायब हो गया यार, ये 2015, अब अपने हिसाब से आंसर कर लो, आंसर क्या टिक करे, वो कह रहा भाई के की वैल्यू 1.6 इन 10 की पावर 12 है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, सारा का सारा रिएक्टेंट है, के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 12 है, 10 की पावर 12 है, इसको गिन नहीं पाओगे, है ना, और इतने पैसे मिल जाए तो आप डेली 1-2 लाख रुपए खर्च करो तब भी खत्म नहीं होंगे आपके जीवन में, 12 जीरो हैं, एक जीरो पे 10 होता है, 2 जीरो पे 100 होता है, 3 जीरो पे 1000 होता है, 4 जीरो पे 10,000 होता है, 5 जीरो पे लाख, 6 जीरो पे 10 लाख, 7 जीरो पे करोड़, 8 जीरो पे 10 करोड़, ठीक है, 9 जीरो पे 100 करोड़, और 10 जीरो पे, अब तो बोल भी नहीं पा रहा हूं, 100 इंटू 10 कितना होता है, 1000 करोड़, है ना, 10 जीरो, 11 जीरो पे एक 10,000 करोड़, और 12 जीरो पे 1 लाख करोड़ रुपए, अरे भाई चक्कर आ गए, चलो तो देखो 1 लाख करोड़ की कंपनी टीसीएस है, टीसीएस कंपनी की वैल्यू 1 लाख करोड़ से ऊपर है, और जितने भी आप शार्क टैंक को इन सब में देखते हो, इन सबकी वैल्यू 30-35 करोड़ रुपए ही है, 30-35 हजार करोड़ है, किसी की 15,000 करोड़, किसी की 10,000 करोड़, किसी मतलब 1 लाख करोड़ की वैल्यू टीसीएस कंपनी की, जो इतनी बड़ी और इंटरनेशनल कंपनी है, टीसीएस टाटा की जो है, सारा सॉफ्टवेयर वाला बच्चा तो वहीं जाता है, टीसीएस इंफोसिस, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है दोनों, तो जरा देखो उनकी वैल्यू 1 लाख करोड़ के ऊपर, रिलायंस की 4-5 लाख करोड़ से ऊपर है, रिलायंस इंडस्ट्री जिसको कहते हो, तो चलो अब हम लोग अपने पे आ जाते हैं, है ना, अपनी औकात में वापस आते हैं, तो देखो सारा रिएक्टेंट है, ये तो गलत हो गया, मोस्टली रिएक्टेंट है, ये भी गलत हो गया, तो क्या है, मोस्टली प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि वैल्यू इतनी ज्यादा है, तो देखो यार यहां तक हम लोग पहुंच गए, अब हमारी बात आई कि यार ये के कैलकुलेट कैसे करोगे, के कैलकुलेट करना अभी तक नहीं सिखाया है, के पढ़ा दिया, उसमें इक्वेशन चेंज होने वाले रूल बता दिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया, मगर के कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अब वहां पे चलते हैं, जरा उसके बारे में डिटेल देते हैं आपको कि के कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अब जरा गौर समझो, तो सबसे पहले बताएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक नया कंसंट्रेशन टर्म यूज होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम टर्म में एक नया कंसंट्रेशन टर्म होता है, न्यू कंसंट्रेशन टर्म, उसको बोलते हैं एक्टिव मास, ये एक नया कंसंट्रेशन टर्म है, आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, मोलरिटी पढ़ी, है ना, मोलरिटी पढ़ी, नॉर्मलिटी पढ़ी, ये सब पढ़े, एक नया कंसंट्रेशन टर्म यहां यूज होता है एक्टिव मास, जिसका सिंबल क्या होता है, कि भाई इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट, आपने ध्यान दिया होगा केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम में मॉलिक्यूल को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालना है हम लोग, चेक करो स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं, तो वो एक्टिव मास लिखा होता है, तो इसका सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसका सिंबल क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक, अब यार ये होता क्या है, तो जरा देखो एक्टिव मास जो होता है, एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी ऑफ रिएक्टेंट
यदि रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, उसकी मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्टिव मास की वैल्यू ए इसका सिंबल बना रखा है, एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, और मोलरिटी आई कैपिटल एम, है कि नहीं? तो एक्टिव मास की वैल्यू ये आती है, ये भी एक तरह का कंसंट्रेशन है जिसका सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि के की वैल्यू कैसे निकाली जाए, ये तो निकालना अपने को आता है। तो अब जरा देखो के फॉर एक्वस सॉल्यूशन एंड गैस, एक्वस सॉल्यूशन और गैस के लिए के की वैल्यू 1 होती है, जितना अपने सिलेबस में है ना, नीट और जेई में, उसमें के की वैल्यू 1 है। ऐसा नहीं कि हायर स्टडी में भी के की वैल्यू 1 है, वहां पर के की वैल्यू क्या है 1। अब यदि के की वैल्यू 1 है तो एक्टिव मास क्या हो गया, मोलरिटी के बराबर, है कि नहीं? तो इसी वजह से आप क्या करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी उसकी मोलरिटी निकाल रहे होते हो, जबकि वो एक्टिव मास है। यदि स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगाया है, इसका मतलब उसका प्रेजेंटेशन अलग है, वो अलग कंसंट्रेशन टर्म है। एक्टिव मास, एक्टिव मास का मतलब है वो मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव है वो मास, वो कंसंट्रेशन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको नाम दिया गया है एक्टिव मास, है ना। एक्टिव मास का मतलब क्या है, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट which is participate in a chemical reaction। तो ये हेडिंग पढ़नी है, मगर आता आपको सब कुछ है, वही करना जो आज तक करके आए, मगर पता तो हो कि हाँ भाई एक्टिव मास है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, वॉर्डे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो देखो एक्टिव मास क्या है, एक्टिव मास एक तरह का कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो मोलरिटी के बराबर होता है। मोलरिटी निकालनी है आपको, पहले से आती है, इसका मतलब आपको ब्रैकेट में जरूर एक्टिव मास लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा, इसका मतलब एक्टिव मास निकाल रहे हो, मगर निकालोगे क्या, मोलरिटी ही निकालोगे। आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी यही निकाल के आए हो, वहां पर भी आपने देखा है के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, हम लोगों ने हमेशा ऐसे लिखा है, ये देखो, ये सब एक्टिव मास लिखे हैं, ठीक है। तो एक्टिव मास ये होता है, तो हम कंसंट्रेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अब जरा देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी नॉमेनक्लेचर कर दिया गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया है, जरा देखो, एक केमिस्ट्री वालों को दिक्कत बहुत होती है, ये जो है ना, इनके अंदर आत्माएं होती हैं, दादाजी और नाना जी वाली, जिसका देखो उसका नाम कर देते हैं। जैसे आप अपने नाना के यहाँ जाओ तो वो अपना तुम्हारा अलग नाम रख देंगे, दादा के यहाँ जाओ वो अलग नाम रख देंगे, कहीं टिंकू, कहीं पिंकू, कहीं मिंकू। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, केमिस्ट्री भी यही है, छोटू मोटू गोलू, है ना। तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ एक्टिव मास। जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्टिव मास के टर्म में लेते हो तो उसको बोला जाता है केसी, मतलब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या निकालोगे, एक्टिव मास निकालोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ एक्टिव मास, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किस टर्म में होगा, इन टर्म ऑफ एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब मोलरिटी है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को एक्टिव मास के टर्म में लिखते हो तो हम उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम रख देते हैं केसी, है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, उसको भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कहेंगे। अच्छा, अब अगला पॉइंट जरा समझो,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in term of partial pressure of reactant and product, उसको कहते हैं हम लोग केपी। जब रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का आप क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखोगे। अब यार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर के टर्म में कब लिखोगे, सिंपल सी बात जब क्या हो, रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही हो, है कि नहीं। जब रिएक्शन गैसियस फेज में होगी तभी हम करेंगे। तो वो कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो हम क्या निकाल दें, केपी या केसी, तो हम सिचुएशन देखेंगे। कंसंट्रेशन दिया है तो केसी निकाल देंगे, प्रेशर दिया है तो केपी निकाल देंगे, और यदि नाम दे देता है तो भाई जो नाम दोगे वो निकाल देंगे। मगर नाम नहीं दोगे तो हम उस सिचुएशन को देखेंगे, क्योंकि दोनों है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। तुमने प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रखी तो हम केपी निकाल देंगे, और कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी तो हम केसी निकाल देंगे। अब प्रॉब्लम आती है केपी लिखोगे कैसे, केसी लिखोगे कैसे और निकालोगे कैसे। तो चलो एक हम इक्वेशन लेते हैं। देखिए यदि हम अमोनिया की इक्वेशन ले लें कि चलो अमोनिया की इक्वेशन है, आप कहते हो भाई इसका केसी निकालना है, तो मैंने कहा ठीक है, तो केसी इक्वल टू, अब केसी निकालना है तो सबके क्या लिखोगे, एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब मोलरिटी, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप इक्वेशन ऐसी बना दोगे। अब किसी ने कहा इसी रिएक्शन का केपी निकालना है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर। तो आप कहोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट तो मोलरिटी है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब आप ऐसे लिख दोगे। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा है, अब आपने अपना एक नॉर्मल ब्रैकेट लगा रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल है एक्टिव मास का। तो यदि आप कहते हो केसी निकालो तो हम उन सबका क्या डालेंगे, मोलरिटी डालेंगे। यदि आप कहते हो केपी निकालो तो हम उन सबका पार्शियल प्रेशर डालेंगे। मोलरिटी निकालने का फार्मूला तो तुमने पढ़ा है, वैसे तो पार्शियल प्रेशर का भी पढ़ा है, मगर लिख देता हूं दोनों का कि भाई कंसंट्रेशन निकालोगे कैसे, उनका फार्मूला क्या होता है। तो उनके फार्मूले की बात देखो, तो एक्टिव मास का फार्मूला क्या होता है, तो भाई एक्टिव मास का फार्मूला हमारा ये होता है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल किसका, जिसका एक्टिव मास निकालना है, इन लीटर, है कि नहीं, जिसका भाई एक्टिव मास। तो यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना, तो रिएक्टेंट का निकाल रहे हो तो रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट का निकाल रहे हो तो प्रोडक्ट के मोल, जिसका निकालना है उसका। अब जरा देखो यहां पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे कि भाई किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालना है, तो डाल्टन लॉ के हिसाब से निकालना है। जिसका पार्शियल प्रेशर निकालोगे उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। जिसका मोल फ्रैक्शन, मान लो रिएक्टेंट का निकालोगे, एक हम पार्शियल प्रेशर निकालना है तो ए के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इसका मतलब कंटेनर का प्रेशर, टोटल प्रेशर लिखा है इसका मतलब कंटेनर का प्रेशर। तो यार हमें कंसंट्रेशन निकालना है तो ये तो मोलरिटी है, इसमें तो ज्यादा टेंशन है नहीं अपने को। उसमें टेंशन हो सकती है क्योंकि गैसीय स्टेट चैप्टर गायब है ना, तो ये हो सकता है कि इसकी प्रैक्टिस कम है, क्योंकि गैसीय स्टेट में कई बार निकालना पड़ता है तो अपने आप बच्चों को थोड़ा सा आ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और यहाँ गैसीय स्टेट चैप्टर गायब है मगर उसका एक पॉइंट लगा हुआ है, वो बात अलग है कि इसको मैंने एक जगह निकाला है लिक्विड सोल्यूशन में। तो देखो, तो पार्शियल प्रेशर कैसे लिखोगे, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। उस मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन लिख दिया और टोटल प्रेशर तो कंटेनर का होगा। फॉर अमोनिया का मान लो लिखना है
तो आप अमोनिया का लिखना है तो अमोनिया का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब मान लो हाइड्रोजन का लिखना है तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर तो सेम ही होगा, एक ही कंटेनर में दोनों है, तो टोटल प्रेशर दो चार थोड़ी हो सकते हैं, है कि नहीं। इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन अलग अलग हो सकते हैं, मगर टोटल प्रेशर आप कंटेनर दो तीन थोड़ी होगा, उसकी वैल्यू तो सबके लिए सेम है। नाइट्रोजन का लिखना है तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। हाँ हाँ गैस फेज में, हाँ गैस की बात करेगा तभी आएगा, गैस का ही है। डाल्टन ने अपना लॉ गैस का दिया था, उन्होंने सिंपल सी बात बोली थी, यदि कोई गैसियस मिक्सचर है, यदि कोई गैसियस मिक्सचर है तो उसका टोटल प्रेशर क्या होगा, तो सबने कहा इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। उन्होंने कहा इंडिविजुअल प्रेशर कैसे निकालोगे, तब उन्होंने ये बताया कि जिस गैस का प्रेशर निकाल रहे हो उसी गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। करेंगे अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये सब करेंगे। तो पहली बात हमने क्या बता दी आपको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, केसी और केपी। केसी का मतलब क्या है, जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन मोलरिटी के फॉर्म में लिख दो, मतलब एक्टिव मास के फॉर्म में लिख दो। केपी का मतलब क्या है कि जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिख दो तो केपी बोल दिया जाता है। अब किसी ने कहा कि सर इनमें कोई रिलेशन होता है क्या, क्या इनमें कोई रिलेशन है आपस में, तो मैंने कहा कंसंट्रेशन और प्रेशर में तो हमेशा रिलेशन रहता है, डाल्टन भैया ने भी बताया है और पीबी इक्वल टू एनआरटी में भी बताया गया है कि मोल है, वॉल्यूम है और प्रेशर है, ये सब रिलेशन है। तो उन्होंने कहा यहां कैसा रिलेशन होगा, मैंने कहा बता देते हैं। तो अब देखो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अब हम इनके रिलेशन की बात करते हैं कि इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है। देखो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये एक हमारी रिवर्सिबल इक्वेशन है, ठीक है। अब मैंने इसका क्या लिख दिया, मैंने जो है इसका केपी लिख दिया। तो कैसे लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। किसी को लिखने में तो दिक्कत नहीं आई, केपी लिख रहे हैं ना। अच्छा यदि सब गैस फेज में हो रहे हैं तो पीबी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा यदि ऐसे है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताओ पूरे कंटेनर के लिए वॉल्यूम दो चार होंगे कि एक ही होगा, एक ही होगा। अब इस रूम का साइज सबके लिए सेम ही है, चाहे आप हो चाहे हम। ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए बड़ा रूम दिख रहा है तुम्हारे लिए छोटा होगा, जो साइज है जो डायमेंशन है वो सबके लिए सेम है, तो वॉल्यूम तो सबके लिए सेम है, टेम्परेचर भी सबके लिए सेम है। उस कंटेनर में जितने लोग हैं सबको टेम्परेचर सेम ही फील होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि अलग अलग फील होगा। आर भाई वैसे ही कांस्टेंट है। अब मोल अपॉन वॉल्यूम लिखा है तो ये क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, मोलरिटी होता है। तो जिसका मोल होगा उसी का प्रेशर आएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सबके लिए सेम है, तो जिसके मोल डालोगे उसी का प्रेशर आ रहा होगा, है कि नहीं। तो ये वर्ड ऐसे चला गया, प्रेशर इक्वल टू एक्टिव मास, मोल अपॉन वॉल्यूम मोलरिटी, और मोलरिटी का मतलब एक्टिव मास, आर और टी रिलेशन आ गया प्रेशर और एक्टिव मास में। मोल अपॉन वॉल्यूम एक्टिव मास, चाहो तो मोलरिटी लिख दो और चाहो तो एक्टिव मास लिख दो। ये चैप्टर चल रहा है तो एक्टिव मास का, यहां तक दिक्कत नहीं है तो बताओ, बस क्योंकि खेल खत्म हो गया है। ये सही लिखा है, इसको समझ पाए वैसे कैसे लिख दिया। इसका मतलब जिसके मोल डालोगे उसी का प्रेशर आएगा, वी तो सबके लिए सेम ही है, वी थोड़ी चेंज होना है। हाँ बिल्कुल हटा सकते हो, मगर कंसंट्रेशन में रिलेशन चाहिए था इसलिए मैंने एम लिख रखा है। तो यार अब प्रेशर किसका है, पी का, तो इसकी जगह ये वैल्यू डालो। तो देखो कंसंट्रेशन मतलब एक्टिव मास ऑफ बी, आर और टी की पावर n2। अब ये क्या है, प्रेशर किसका है, ए का, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, ए का कंसंट्रेशन आर और टी की पावर n1। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको सुंदरता ला देते हैं इसके अंदर। तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया,
अलग अलग करके। ये देखो आर टी की पावर n2, आर टी की पावर n1, इसको ऊपर लेके चला गया। तो देखो ऐसा लिखूंगा तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा, n1 ऊपर जाएगा तो माइनस n1 हो जाएगा। इस साइड का ब्रैकेट छूट गया है ना। अब जरा देखो ये क्या हो गया, केसी। इस इक्वेशन का केसी लिख के दिखाओ, क्या लिखोगे? एक्टिव मास ऑफ बी की पावर n2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए की पावर n1, वही तो लिखा है, तो उसकी जगह केसी पड़ गया। अच्छा अब आरटी है, अब ये क्या लिखा है, टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो ये तो डेल्टा एनजीआरटी होता है, तो इसको मैंने डाल दिया डेल्टा एनजी। तो ये रिलेशन आ गया, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी क्या होता है, जो थर्मोडाइनमिक्स में था वही यहाँ है, अलग अलग थोड़ी होगा कोई, ठीक है। तो देखो हमने लिखा कि डेल्टा एनजी क्या है, टोटल गैसियस टोटल मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, जो वहां था वही यहां है, अलग अलग कैसे हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो हमारा आ गया रिलेशन केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। इस प्रूफमेंट का कोई काम नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, ये तो प्रूफ करके दिखाया आया कैसे है, इससे कोई लेने देना नहीं है, ना कोई क्वेश्चन आने वाला। हमें ये याद होना चाहिए कि केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है, इससे क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे आएंगे अभी कराऊंगा। तो केपी इक्वल टू होता है केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन किस तरह से काम करता है, एक बार मेरे को टाइम भी बताते रहना भाई, बहुत टाइम है ना, मतलब 10 मिनट है ना, हाँ तो बहुत टाइम है। अब देखो आपने कहा केपी इक्वल टू होता है केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी की वजह से खेल होगा, डेल्टा एनजी की वैल्यू यदि 0 है तो इसका मतलब वो सारी रिएक्शन जिनका डेल्टा एनजी 0 होगा उनका केपी केसी आपस में बराबर होगा, जो माना है वो निकाल दो, दूसरा अपने आप निकल आएगा, है कि नहीं, और दोनों की वैल्यू सेम होगी। अच्छा यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है या कह दो ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, मैथमेटिकल है, देखो आरटी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ध्यान रखिए। गैस चल रही है, गैस चल रही है तो तुम टेम्परेचर 0 से बड़ा ही डालोगे, है कि नहीं। आर की वैल्यू 0.821 डालोगे जब एटमॉस्फेयर लीटर में डालोगे, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो आप चेक करो 298 इंटू 0.821 का मल्टीप्लाई करो तो हमेशा ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, तो आप आरटी की वैल्यू को हमेशा क्या मान के चलोगे, ग्रेटर देन 1। इसका इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो मैथ्स लगाऊंगा उसमें इसकी वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। अब जरा बताओ आरटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 है, और डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। एक से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, 100 इंटू 1.2 कितना, 120। एक से बड़ी वैल्यू का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, आप चेक करके देख लो, है ना। 100 इंटू 1.2 120, एक से छोटी का करो 100 इंटू 0.8 80। इसका मतलब एक से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बढ़ती है, एक से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू घटती है। अब यदि ये पॉजिटिव है और ये एक से बड़ा है तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कुछ भी डालो और पॉजिटिव डाल लो तो अंडर रूट 1 से बड़ा ही आएगा, आप हाफ डाल दो मान लो,
तो अंडर रूट 1 से बड़ी वैल्यू का अंडर रूट कितना होता है? जो कुछ भी आएगा 1 से बड़ा आएगा। आप करके देख लो। यदि मैं पूछूं कि 2 का अंडर रूट बताओ, 1 से बड़ा। मैं कह रहा हूं 1.5 का अंडर रूट बताओ, 1 से बड़ा ही आएगा। 1 अंडर रूट बताओ, क्यूब रूट बताओ, कुछ भी बताओ। तो देखो, यदि डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसमें एक से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई है, और एक से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी। एक से बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बढ़ती है। तो इसका मतलब यदि डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो केपी हमेशा बड़ा होगा केसी से। ध्यान रखिएगा, यदि डेल्टा एनजी कहीं पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब केपी ग्रेटर देन है केसी। ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इसीलिए करा रहा हूं। अब जरा देखो, यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू निगेटिव है या लेस देन 0 है तो ये नीचे चला जाएगा। माइनस है ना, तो नीचे आ गया। और एक से बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। आप करके देख लो। 100 में आप क्या करो, 1.2 का डिवीजन मारो। क्यों? क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस है तो अब नीचे आ गया। केसी अपॉन आरटी की पावर एनजी, माइनस है तो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब एक से बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, और एक से बड़ी वैल्यू डिवाइड कर दो। 100 डिवाइडेड बाई 1.2 करो, देखो कितना आ रहा है। 1000 डिवाइडेड बाई 120 हुआ, और 1000 डिवाइडेड बाई 120 तो मतलब 1 से छोटा आएगा। चेक करो, 1 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब आप, सॉरी ये इधर है, तो केसी क्या होगा, बड़ा होगा केपी के। तो अब देखो 3 बातें आई। डेल्टा एनजी 0 है तो बराबर है, डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो केपी बड़ा, डेल्टा एनजी निगेटिव तो केपी छोटा। किसी एक के रिस्पेक्ट में याद कर लो, है ना, किसी एक के रिस्पेक्ट में। डेल्टा एनजी 0 बराबर, डेल्टा एनजी पॉजिटिव केपी बड़ा, डेल्टा एनजी निगेटिव केपी छोटा है। अब किससे होगा, दो ही चीजें, आपस में रिलेशन होगा। अच्छा, इस इक्वेशन को आप इस तरह भी याद रखिएगा, कभी कभी वो बच्चों को फंसा देते हैं। केपी अपॉन केसी का रेशियो क्या आया, कभी कभी इस इक्वेशन पे क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे। तो अब इस इक्वेशन पे ये जो मैंने बनाया है इस पर क्वेश्चन आता है। केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, पहले तो इक्वेशन याद हो, ठीक है। डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 डालोगे तो दोनों बराबर होंगे, डेल्टा एनजी की पॉजिटिव डालोगे तो केपी बड़ा होगा, और डेल्टा एनजी की वैल्यू निगेटिव आई तो केपी छोटा होगा। अब बात आती है कि इन पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो जरा देखो, इन पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। हाँ, एक बार लिखना भूल गया हूं, भूल नहीं गया, अभी तो पढ़ा ही रहा हूं। इसका क्वेश्चन है भी कि अभी नहीं है, ये सब तो हो गए। ये HW डाल देता हूं, इनको कर लीजिएगा। ये वो K1 K2 वाले रिलेशन वाले क्वेश्चन है, कुछ करा दिए, कुछ PYQ बाकी। मैंने सारे PYQ में ले आया था कि जैसे क्या है बच्चे कर लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन करो, ये पढ़ा चुका हूं, देखो। फिर उसका भी क्वेश्चन कराता हूं जो पढ़ाया है, ये पढ़ाया है। कह रहा है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड, नहीं 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 ये नहीं पढ़ाया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, नहीं नहीं ये नहीं पढ़ाया है, ये इस पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, ये अगले चैप्टर में आया। 1 मिनट रुक जाओ, पढ़ा दिया है मगर वहां ज्यादा मजा आएगी क्वेश्चन करने में, यहाँ पे क्वेश्चन करने में कम मजा आएगी आला। हाँ ये है, वही मैं सोच रहा था क्वेश्चन की तरह। अब जरा करो, जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी छोड़ा है उसको आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे तो ज्यादा क्लियर कर पाओगे तुम, क्योंकि वो आयनिक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन लिखी है। डिसोसिएशन कांस्टेंट वो वहां आएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केपी इज लेस देन केसी। केपी छोटा है, केपी छोटा है तो डेल्टा एनजी कैसा होना चाहिए, निगेटिव। अब बस निगेटिव चेक कर लो, केपी छोटा है निगेटिव, केपी बड़ा है पॉजिटिव, और केपी बराबर है 0। तो देखो ये तो पॉजिटिव है, 2 - 1, 2 - 2 0 है, 2 - 1 - 2 तो ये निगेटिव आ जाएगा। ये समझ पा रहे हो ना कैसे कर दिया। डेल्टा एनजी थर्मोडायनेमिक्स में भी निकाला, यहां भी निकाला, तो यहां मैंने ज्यादा इस पर फोकस नहीं किया है, थोड़ा ज्यादा
बता दिया क्या होता है, मगर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि वो पिछले चैप्टर में हम लोग ने कई बार निकाला है। समझ पाए कैसे निकाला है? अच्छा, ये 0, तो आंसर क्या हो गया? सी। तो एक क्वेश्चन तो हमसे ऐसे पूछ सकता है, अब उसका मन करेगा तो वो ऐसे भी पूछेगा। देखो, अब इस क्वेश्चन को करो। फॉर द इक्विलिब्रियम SO2Cl2 reversible SO2 plus Cl2, what is the temperature at which Kp upon Kc equal to 3? अब ये लिख रहा है यार, पता नहीं कैसा रहता फैलाया इसने, है बहुत रद्दी क्वेश्चन है, मगर ये जेई में आया है, मगर क्वेश्चन बहुत इजी है, नीट में भी आ सकता है। भाई वो केपी और केसी का रेशियो दे रहा है तुम्हें, है, और जेई वाले देखो प्रॉपर चीजें लिखते हैं, इसलिए इन्होंने लिखा है कि ये एटमॉस्फेयर के फॉर्म में निकाला जाता है, ये मोलरिटी के फॉर्म में निकाला जाता है। तो यार इसका मतलब तुम्हें ये वाली चीज लगानी है, वो हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है? इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 है। अब देखो आर मैं अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूं, टी डेल्टा एनजी कितना आएगा? -1 बाई 2 -1 है कि नहीं? प्रोडक्ट 2 है, रिएक्टेंट 1 है, अच्छा तो +1 आया यार। ओ भाई मैथ बहुत कमजोर हो गई, है कि नहीं? अब टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही तो आ रही है यार। अब आर की वैल्यू डालो, 0.0821, है कि नहीं? अब आंसर देखो, एक बार डिवाइड करोगे कोई, इसके बाद का नहीं आता, मैं सी आएगा, कर लिया है ना? ये जो आप बता रहे हो वही लिख रहा हूं, क्योंकि यहां तक मुझे आता था। नहीं भैया, वो जूल में होती है 25/3, और यहाँ एटमॉस्फेयर में सब चल रहा है ना? तो देख लिया। अब ये क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसी सेट की है भाई ने कि बड़ा लग रहा है, टफ लग रहा है, नहीं तो ये तो और रद्दी है, RT इक्वल टू 3, टी इक्वल टू कितना, मगर ना पकड़ पाए तो यही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन शुरू कैसे करें, निकाले कैसे, यदि इस इक्वेशन को इस तरह से ना पकड़ पाए तो। नहीं तो क्वेश्चन इतना इजी है और एक लाइन का है, तो मेडिकल में भी आ सकता है, क्योंकि एक ही लाइन में तो सॉल्व हो रहा है। ऐसा थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है कि हाँ भाई मेडिकल में कैसे पूछे, और फर्जी वाली इक्वेशन है, मतलब अच्छी वाली इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन IIT में भी है, मेडिकल में भी है, बस प्रेजेंटेशन चेंज किया है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ भी मिल सकता है, ठीक है? अच्छा, अब तुमने कहा सर ये ऐसा नहीं अच्छा लगता है, एक और पूछ लो, तो मैंने कहा एक क्वेश्चन पेपर का भी पूछ लेते हैं, जो तुम्हारे यहाँ आया हो। क्या कह रहा है? नॉट इक्वल, ये और इजी है, देखो डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 पर इक्वल है, तो बस देख लो 0 कौन नहीं है कि नहीं? तो अब देखते हैं, देखो 2 इधर 2 इधर, ये तो 0 है, इक्वल हो गया, 2 इधर 2 इधर 0 है, इक्वल हो गया, 2 इधर 2 इधर 0 है, इक्वल हो गया, 2 इधर 1 इधर, ये सॉलिड है, हम लोग तो सिर्फ गैस को गिनते हैं, तो 2 इधर 1 इधर, इसका मतलब 2 - 1 इक्वल टू +1, यहां इक्वल नहीं है, तो यहां बराबर भी नहीं होगा, है कि नहीं? कर लोगे? अच्छा, अब जिद बच्चों की बढ़ती जा रही है, तो जब जिद बढ़ती जा रही है तो एक और लिफ्ट आ लेते हैं। भाई ये सारे क्वेश्चन तुम्ही को करने हैं। हाँ टाइम हो गया है, चलो ठीक है, बाकी कल करते हैं फिर। केपीकेसी में रिलेशन की हेडिंग पड़ी थी, मगर मैंने ऊपर करा दिया है, ठीक है? तो अब हम लोग कल क्या करेंगे, कोई भी बच्चा, हाँ अच्छा परसों, कोई भी बच्चा केपी केसी के क्वेश्चन नहीं करेगा, केपी और केसी न्यूमेरिकली निकालना अभी तक नहीं सिखाया है, उस टाइप के कोई क्वेश्चन मत करना, इस टाइप के करना रिलेशन में। किसी में केपी पूछा जा रहा है, काउंट करके बताओ, ऐसा अभी कुछ नहीं बताया है, क्योंकि उसके 10-12 क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, जैसे आपको अप्रोच लेना समझ में आए, फिर आप करिएगा। तो अब उसके बाद बस वही करना है कि केपी निकालोगे कैसे, केसी निकालोगे कैसे किसी का। अभी तो हम रिलेशन पे चल रहे हैं, कौन बड़ा कौन छोटा पे चल रहे हैं, केपी केसी की इक्वेशन के रिलेशन पे चल रहे हैं, निकाला कैसे जाता है और कैसे वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते वो नहीं किए, तो कोई बच्चा अभी उसको नहीं लगाएगा, यहीं तक करिएगा, ठीक है?
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे और जो भी आगे की हेडिंग होगी उसको करेंगे। आप सभी लोग बस पढ़ने पे ध्यान रखें, ठीक है। बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर यार आप एक ही स्टेटमेंट बोलते हो, पढ़ाई लिखाई और कुछ बोलते ही नहीं हो। मैंने कहा यार अब मैं बोलूं क्या, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। तो आप लोग कोशिश करो कि पढ़ते रहे। उसका रीजन है यार, यही मेन काम है, ठीक है। और इस समय में हमें बस इतना पता होता है कब क्या करना है, उसी मैं वो बात बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस समय एक ही काम करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मेहनती सब लोग हो, लापरवाही की वजह से मेहनत जीरो ना हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वही समझाऊंगा, और क्या समझाऊंगा। फर्जी बातें करके तुम्हारा टाइम खराब करूं और तुम्हारा रिजल्ट खराब हो, भाई हमारा तो कुछ नहीं खराब हुआ, मगर उस बच्चे ने जितने साल का है वो उतने साल की मेहनत खराब है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए कि हमें कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं। पढ़ाई में कुछ नहीं सीखने को मिलता है। पढ़ाई सिर्फ इसीलिए की जाती है कि कैरियर बनाना है, नहीं तो पढ़ाई से कुछ सीखने को नहीं मिलता है। हम लोग ये सब घर में रहते रहते और घर के आसपास के एटमॉस्फेयर से ही सीख जाते हैं। पैसे गिनना, अंकल को आंटी कहना, सॉरी अंकल को अंकल कहना, आंटी को आंटी कहना, है ना, वो सब हम लोग ऐसे ही सीख जाते हैं। तो ये, हाँ, ये सिर्फ जितना सब रहता सीख रहे हैं, ये सिर्फ अपने उसके लिए सीख रहे हैं, कैरियर के लिए कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना होता है बच्चा जब से पढ़ रहा है वो तब से मेहनत कर रहा है। चलिए लगे रहिए, ठीक है। कल के टेस्ट के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। कल का टेस्ट का टॉपिक क्या है? केमिकल काइनेटिक्स कर देना यार।